नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज आपको लिए चलूँगी उत्तराखंड की वादियों में। और महज वादियों का ही दर्शन आप वहाँ नहीं करेंगे बल्कि वहाँ के राजनीति के भी रूबरू होंगे और वहाँ की राजनीति कैसी है और उस राजनीति में दिलों पर राज करने वाले एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिसकी नीतियाँ और जिसका जो उत्थान है, जो उत्कर्ष है, आज सभी उत्तराखंडियों के लिए सम्मान की बात बन गया है। जी हाँ, देवभूमि जहाँ राजनीति का रास्ता पहाड़ों जैसा ही अप्रत्याशित है और पथरीला भी, जहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की नई कहानी लिखी जाती है और ये एक परंपरा सी चली आ रही थी, जहाँ मुख्यमंत्री पद पर स्थिरता एक सपना सा रहा। इसी भूमि ने देखा एक साधारण कार्यकर्ता का असाधारण उदय, उत्कर्ष। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि संगठन में काम करने वाला एक सामान्य व्यक्ति भी अचानक राज्य के सर्वोच्च पद पर कैसे पहुंच सकता है और उस सिंहासन पर पहुंचकर उसकी जो गरिमा है उसको कैसे बनाए रख सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। जुलाई 2021, 45 साल की उम्र में बिना कोई मंत्री पद संभाले उन्हें उत्तराखंड का सबसे युवा मुख्य सेवक बनाया गया। समय कम था, चुनौतियां बड़ी थी, पहाड़ जैसी। कोविड का संकट, राजनीतिक अस्थिरता और तमाम बोझ के सामने 2022 का महासंग्राम भी उनके सामने था। नया पद संभालते ही उन्होंने 6 महीने में ताबड़तोड़ फैसले लिए और सबसे ज़्यादा फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में सबके सामने हैं। 700 से अधिक फैसले और घोषणाएं उन्होंने की। परिणाम, उत्तराखंड ने इतिहास रचा। 2022 में सत्ताधारी दल को लगातार दूसरी बार जनता की सेवा करने का मौका मिला और शासन करने का जनादेश मिला। अब इस जीत का शिल्पकार कौन था, इसको लेकर कोई सवाल नहीं था। इस जीत का शिल्पकार वैसे खुद अपनी खटीमा सीट से चुनाव हार गया, लेकिन जीत का सेहरा बीजेपी के सर पहनाने में वो कामयाब रहा। वो हारे पर पद पर लौटे। ऐसा लग रहा था कि अब वो हार गए हैं तो पद पर नहीं लौटेंगे, लेकिन आला कमान को पता था कि आखिर किसकी मेहनत रंग लाई है। सो वो पद पर लौटे और उत्तराखंड की राजनीति में उन्होंने स्थिरता का एक नया अध्याय लिखना शुरू किया। यूसीसी, सख्त नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण पर रोक जैसे साहसिक निर्णय पुष्कर सिंह धामी के प्रशासन कौशल की और उनकी क्षमता का परिचय देते हैं। आज भी अगर हम पहाड़ की टूटी सड़कें, बेरोजगारी और जोशीमठ जैसी आपदाएं एक सशक्त उत्तराखंड के सपने के सामने चुनौती के रूप में देखते हैं, तो वहीं पर एक कार्यकर्ता, एक सीएम, एक नायक जिसने इतिहास को अपनी कलम से लिखने में यकीन रखा, ये इस बात की भी ताकीद करता है कि ये सारी चुनौतियां भी एक एक करके ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन क्या उनका नेतृत्व देवभूमि को वाकई स्वर्ग बना पाएगा? क्या वो सपना पूरा हो पाएगा जो एक हर एक उत्तराखंडी के दिल में पला हुआ है? ये सब बड़े सवाल हैं। क्या धामी का जो अग्निपथ है वो एक सुपथ के रूप में सब उनके सामने हो आ पाएगा? क्या उनका मार्ग है, क्या उनका भविष्य है? आज हम आपको दिखाएंगे इस विशेष में। और ख़ास तौर पर पुष्कर सिंह धामी की ताकत क्या है, जनता के बीच में उनकी पहुंच कैसी है, इन सब की पड़ताल आज हम इस विशेष कार्यक्रम में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस विशेष में शिखर पुरुष उत्तराखंड के धामी की कहानी। भारतीय राजनीति में अक्सर देखा गया है कि शीर्ष पदों पर पहुंचने वाले व्यक्तियों के पीछे या तो लंबा राजनीतिक वंश होता है
या ऐसे अनुभव होते हैं जिसकी वजह से वो शीर्ष पद पर पहुंचते हैं? दशकों का प्रशासनिक और प्रशासनिक अनुभव और ऐसी क्षमताएं वो दिखा चुके होते हैं जिसकी वजह से ये माना जाता है कि उनको उस पद पर पहुंचाया गया। लेकिन उत्तराखंड के 11वें और मुझे लग रहा है कि अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कहानी इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। एक स्वयंसेवक के संघर्ष, अनुशासन और संगठन के प्रति निष्ठा का जवाब है पुष्कर सिंह धामी। पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले धामी का सफ़र शून्य से शिखर तक का माना जाएगा। उनकी इस यात्रा को एक जीवंत उदाहरण कहा जा सकता है कि मेहनत के बल पर एक युवा किसी भी सपने को साकार कर सकता है। और कैसे ये सब कुछ हुआ, क्या ये परियों की कहानी है या पुष्कर सिंह धामी की पसीने की कमाई, देखिए इस रिपोर्ट में। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सीमांत जिले पिथौरागढ़ की डीडीहाट तहसील के टुंडी गांव में हुआ था। उनका जन्म एक सामान्य राजपूत परिवार में हुआ, जहां देशभक्ति और अनुशासन जीवन का अभिन्न अंग थे। उनके पिता स्वर्गीय सूबेदार सिंह धामी भारतीय सेना में कार्यरत थे। एक सैनिक के बेटे होने के नाते पुष्कर सिंह धामी को बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना और अनुशासित जीवन जीना सिखाया गया। उनकी माता विष्णा देवी एक सरल गृहिणी है, जिन्होंने अपने पुत्र में संस्कार और धर्म के प्रति आस्था के बीज बोए। उनके गांव की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत कठिन थी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मीलों पैदल चलना पड़ता था। यही वह दौर था जिसने बालक पुष्कर के मन में पहाड़ों के दर्द और विकास की आवश्यकता को गहराई से अंकित कर दिया। धामी को प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव के सरकारी स्कूल में हुई। पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने अपनी बुनियादी पढ़ाई पूरी की। पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो बिल्कुल तुंडी गांव, पिथौरागढ़ के तुंडी गांव है, बिल्कुल नेपाल सीमा से लगा हुआ इधर साइड में। उस गांव में पैदा होने का प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पहाड़ में किए, जैसे झोला कंधे में डाल के और तख्ती में लिख के उन्होंने वहाँ प्राइमरी की। पिता की नौकरी और सेना के स्थानांतरण के कारण और बाद में बेहतर शिक्षा की तलाश में उनका परिवार तराई क्षेत्र के खटीमा में आकर बस गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सफ़र शून्य से शिखर तक की महज कहानी नहीं है, बल्कि ये संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण की शक्ति को भी साबित करता है, जो वंशवाद का जवाब है, जो वंशवाद की राजनीति को चुनौती देते हुए दिखती है। सवाल ये भी है कि क्या ये पद पाना उनकी योग्यता की जीत थी या फिर ये मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की एक सोची समझी रणनीति, जहाँ पर अब केंद्र जो है वो चाहता है कि युवाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा किया जाए। ऐसा लगता है कि पार्टी ने अपनी वंशवाद मुक्त छवि को मजबूत करने के लिए उन्हें चुना शुरुआती दौर में। कुछ भी हो, लेकिन धामी की जीवन कथा में अनुशासन और संगठनात्मक जो निष्ठा है वो मुख्य है। और जब उन्हें ये मौका दिया गया तो उन्होंने उस मौके को, उस अवसर को सुअवसर में साबित किया और जनता की सेवा करने में पीछे नहीं हटे। और एक युवा की सोच कैसे भारत माता की सेवा की सोच है, इस बात को वो सबके सामने रखने में कामयाब हुए। लेकिन एक साधारण कार्यकर्ताओं के लिए वो आशा के जिस तरह से किरण बने हुए हैं और जिस तरह से वर्षों से जो आज तक अपनी बारी का इंतज़ार करते आए हैं, आमतौर पे किसी भी पार्टी में इस तरह का मौका नहीं मिला किसी को। और वहीं पर पुष्कर सिंह धामी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ऐसा लगा
कि हर युवा की आंखों में एक नए सपने ने संचार पा लिया और उसे अपना हर एक सपना अब आने वाले भविष्य में चरितार्थ होते हुए दिखेगा। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि जैसे कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, यानी धैर्य से सफलता मिलती है। धैर्य रखें तो आप कुछ भी आपको हासिल हो सकता है। धामी का उदय इस पूरे वाक्य को पूरी तरह से चरितार्थ करता है और ये दिखाता है कि निष्ठावान कार्यकर्ता राजनीति में सफल ज़रूर होते हैं। लेकिन धामी की कहानी महज निष्ठावान कार्यकर्ता की कहानी नहीं है, एक ऐसे तेज तर्रार नेता की भी कहानी है जो अपने छात्र जीवन से ही सजग रहा, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। पुष्कर सिंह धामी ने अपने उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ का रुख किया, जो उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और यहाँ उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। और इसके अलावा धामी ने कानून की पढ़ाई भी पूरी की, यानी कि वो एक वकील भी हैं। पुष्कर सिंह धामी का प्रारंभिक छात्र जीवन और राजनीतिक जीवन लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही शुरू हुआ और उनके भविष्य की भूमिका शायद यहीं पे लिखी गई, जो एक ठोस नींव की तरह से उनके सामने रही। और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राप्त शिक्षा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जो उनका जुड़ाव वहाँ हुआ, उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में धीरे धीरे वो वादियाँ, वो वातावरण उनको तैयार कर रहा था जो आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला था। और साथ ही उनके जो नीतिगत फैसले हैं उनको भी समझाने में, जो आज हम देखते हैं, इसकी जो नींव है, इसका जो इतिहास है, शायद लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण से जुड़ा हुआ है। उनको जानने वाले कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के अंदर एक फायर है, एक आग है, कुछ बदलने की, कुछ कर गुजरने की। एक हमने रिपोर्ट ये तैयार की है जिसमें उनके जानने वालों से भी हमने बात की और ये समझने की, टटोलने की कोशिश की कि पुष्कर सिंह धामी क्या महज आला कमान की छत है या उनके अंदर की जलती हुई आग ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। देखिए रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी उच्च शिक्षा के लिए वे लखनऊ गए, जो उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति और शिक्षा का केंद्र था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। धामी के पास मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर की डिग्री है। इसके अलावा उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की। उनकी शैक्षणिक योग्यता यह दर्शाती है कि वे केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक शिक्षित और नीतिगत समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, जिसे प्रबंधन और कानून दोनों का ज्ञान है। पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक यात्रा की नींव उनके छात्र जीवन में ही पड़ गई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में जब वे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब वे अखिल भारतीय विद्यालय परिषद से जुड़े। यह वह समय था जब देश और प्रदेश में मंडल कमंडल और राम मंदिर आंदोलन का दौर चल रहा था। एबीवीपी में शामिल होकर उन्होंने संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। अपनी ओजस्वी भाषण शैली और छात्रों के मुद्दों को उठाने की क्षमता के कारण वे जल्द ही एक प्रमुख छात्र नेता के रूप में उभरे। उन्होंने लखनऊ में छात्रों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन का नेतृत्व किया और विद्यार्थी परिषद के एक सक्रिय कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी के रूप में निरंतर अपनी भूमिका निभाते रहे। इसके साथ साथ जिन लोगों को विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव में उतारता था, उनको विजयी बनाने के लिए भी, और विशेषकर उत्तराखंड के छात्रों का एक भारी संख्या लखनऊ विश्वविद्यालय में और पूरे लखनऊ में थी। उन उत्तराखंड के छात्रों को एकत्रित करने का, जो उत्तराखंड का आंदोलन था उसमें सबसे वो प्रेरित करने का, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के पूरा विद्यार्थी परिषद ने भी उत्तराखंड एक अलग प्रदेश बने इसके लिए आंदोलन चला रखा था।
और उत्तर प्रदेश से भी उस समय छात्र नेता बहुत से गए थे, विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल गया था, हम लोगों को भी जाने का अवसर मिला था। वहाँ जगह जगह पदयात्रा की गई नशे के खिलाफ और अलग उत्तराखंड के खिलाफ। उन्हें एबीवीपी में उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत और बाद में उत्तराखंड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एबीवीपी के सम्मेलनों का आयोजन और संचालन किया, जिससे उनकी संगठनात्मक क्षमता निखरी। उनके समकालीन बताते हैं कि धामी हमेशा से जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पोस्टर चिपकाने से लेकर रैलियों का खाका तैयार करने तक का काम अपने हाथों से किया। छात्र राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति में उनका प्रवेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हुआ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान भी उन्होंने युवाओं को संगठित करने में भूमिका निभाई थी। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बना, तब धामी की प्रशासनिक क्षमता को पहली बार बड़ी पहचान मिली। वर्ष 2001 से 2002 तक उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के साथ विशेष कार्यधारी OSD के रूप में कार्य किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक OSD के रूप में उन्होंने सरकार के कामकाज, नौकरशाही के तंत्र और नीति निर्माण की बारीकियों को बहुत करीब से समझा। भगत सिंह कोश्यारी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। उत्तराखंड अलग हुआ, कोश्यारी जी गए, तो फिर चूंकि इनसे काफ़ी निकटता थी, कोश्यारी जी ने अपने पास इन्हें बुला लिया। फिर वहाँ OSD के पद पर इन्होंने कार्य किया और मेहनती थे। कारण था, कोश्यारी जी का बुलाने का भी कारण था, काफ़ी मेहनती थे। जिस काम में लगते थे बड़ी संलग्नता के साथ मेहनत करते थे, तो वहाँ पर OSD के रूप में काम करने लगे। फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा का जब गठन हुआ, उसमें जो है इन्होंने काम किया, उसके प्रदेश अध्यक्ष हुए, फिर विधायक रहे। बढ़िया रहा इनका सफ़र। और अपने मेहनत और अपने लगन से, जिस साधारण परिवार से में इनका जन्म हुआ था, इनके पिताजी फोर्स में थे, पढ़ने जब आए थे तो ये बाबूगंज में कमरा लेकर के किराए पे रहा करते थे। उसके बाद एक राजेश पचौली नाम का, वो भी पहाड़ का ही लड़का था, उसने इनसे मुलाकात मेरी कराई और छात्रावास के लिए कहा। तो एक कमरा उसी समय खाली हुआ था, राजा नाम का एक लड़का था, 119 नंबर, तो वो खाली करके गया था। तो चूँकि मैं राजनीति करता था तो ज़्यादा कमरों की आवश्यकता होती थी, तो मैंने वो कमरा ले लिया था। तो राजेश पचौली ने जब कहा तो मैंने इनको जो है उस कमरे में अपने साथ रख लिया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वे 2002 से 2008 तक लगातार 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। ऐतिहासिक रैलियां प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे उत्तराखंड में युवाओं को लामबंद किया। उन्होंने रोजगार यात्रा और युवा संकल्प यात्रा जैसी पहलों के माध्यम से पहाड़ के युवाओं को भाजपा से जोड़ा। संगठन का विस्तार, यह वह दौर था जब उन्होंने राज्य के हर जिले और मंडल में युवा मोर्चा का एक मजबूत कैडर खड़ा किया, जो आज भी उनकी राजनीतिक ताकत का आधार है। पुष्कर सिंह धामी का प्रारंभिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व अचानक नहीं मिलता, बल्कि इसे वर्षों के संघर्ष और परिश्रम से कमाया जाता है। पिथौरागढ़ के सुदूर गांव से निकलकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघों में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए और युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश का भ्रमण करते हुए धामी ने मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले ही जनता के बीच अपनी जगह बना ली थी। पुष्कर सिंह धामी जी अपने बाल्यकाल से उनका एक बहुत अच्छा मिलनसार व्यवहार था, मधुर व्यवहार था। और छात्र जीवन में भी जब वो उन्होंने लखनऊ से अपनी छात्र राजनीति शुरू की तो एक बहुत शानदार उनका व्यवहार रहा है। और उसी व्यवहार को उन्होंने आज तक बनाए हुए रखा है, संजो के रखा है। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हम देखते हैं कि अनेक निर्णयों के माध्यम से और जब वो जनता से मिलते हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो एक मधुर जो संबंध उनका एकदम से स्थापित हो जाता है, वो हर कोई व्यक्ति को प्रभावित करता है।
और मुख्यमंत्री जी की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता थे और एक एथलीट थे। तो एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है स्पोर्ट्समैन के अंदर, लोगों को जोड़ने की, लोगों से मुस्कुरा के बात करने की, एक टीम एफर्ट्स की, वो उनके अंदर साफ एक लीडरशिप नजर आती थी। और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ जो उनका पूरा ग्रुप है, यूथ के समय का जो ग्रुप है, या जो पुराना जब उनके कॉलेज का समय था, जब वो इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो वो उस समय का जो ग्रुप था, वो तमाम जो साथी थे वो आज भी मौजूद हैं। यानी कि वो जो जोड़ने की स्पिरिट है वो आज भी उनके साथ है। और मैं ये कह सकता हूं कि उस जोड़ने की स्पिरिट ने उनको एक औरों से अलग मुख्यमंत्री के रूप में बनाया है। खटीमा से 2012 और 2017 विधायक बनने से पहले ही उन्होंने संगठन के भीतर अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। उनका यह सफर एक सैनिक पुत्र के अनुशासन और एक राजनेता की दूरदर्शिता का संगम है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धामी ने कठिन राहों पर चलना सीखा, अग्नि पथ को साधना सीखा। धामी का राजनीतिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ और ये उनके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थल बना, इसमें कोई शक नहीं। एबीवीपी में काम करने से उन्हें संगठन चलाने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, लोगों तक पहुंचने, लोगों की बात सुनने, वो समझने और ज़मीनी स्तर पर रणनीति बनाने का जो उन्होंने व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया वो एबीवीपी में ही उन्हें मिला। और इसके साथ साथ छात्र राजनीति में उन्हें सार्वजनिक मंच पर बोलने, मुद्दों को मुखरता से सबके सामने रखने, युवाओं का नेतृत्व करना और उस लोगों से जुड़ने का जो आदत है, जो अवसर है, वो सब कुछ वो छात्र राजनीति में सीख रहे थे। उनका छात्र जीवन केवल डिग्रियां प्राप्त नहीं कर रहा था, बल्कि उसके आगे की बात सोच रहा था। बल्कि ये एक कहा जा सकता है कि एक गुरुकुल की तरह था, जहां उन्होंने प्रशासनिक सूझबूझ, कानूनी समझ और ज़मीनी राजनीतिक कौशल का मिश्रण हासिल किया। और यही कारण है कि उन्हें इतनी कम उम्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के उपयुक्त समझा गया। और जिसको कहते हैं कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, पुष्कर सिंह धामी की कहानी शायद ऐसी ही रही। उन्होंने अपनी जो कला, जो अपनी प्रतिभा, जो अपनी क्षमता लोगों के सामने रखी और अपने आला नेताओं के सामने भी रखी, अपनी पार्टी के सामने रखी और उस पर जिस तरह से विश्वास किया गया और उस विश्वास पर जैसे वो खरे उतरे हैं, वो अपने आप में एक रिसर्च का, एक शोध का विषय है। सबसे पहले हम बात करें, अगर हम पुष्कर सिंह धामी की हमने देखी कि कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, क्या कारण है उनके ऊर्जावान होने का, उनके जो फैसले वो जिस तरह से लेते हैं, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन जब हम बात करते हैं बीजेपी की और बीजेपी की युवा और ऊर्जावान चेहरे के रूप में पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से उत्तराखंड की 25 वर्ष की राजनीतिक यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ चुके हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके जो फैसले हैं उसके पीछे गहरे शोध भी होते हैं। उन्होंने राज्य में बीजेपी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, अपना स्थान बना लिया है। राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाने जाने वाले इस पर्वतीय राज्य में धामी का ये कार्यकाल न केवल उनके व्यक्तिगत दृढ़ता को दिखाता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित उत्तराखंड का जो विजन है उसको भी ज़मीन पर उतारने की ये कोशिश है। और उस कोशिश को अगर कोई पूरा कर सकता है तो शायद पुष्कर सिंह धामी, ये उनकी क्षमता का भी प्रमाण है। आइए एक विशेष रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने कौन कौन से प्रमुख मील के पत्थर हासिल किए हैं। खासकर उनके दूसरे कार्यकाल की यदि बात करूं, जिसे कहा जाता है कि ये दूसरा कार्यकाल एक तरह से यादगार कार्यकाल है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जो पूरे देश में नहीं किसी भी राज्य को लेने की हिम्मत हुई। वो पुष्कर सिंह धामी के युवा उत्साह में वो हिम्मत दिखी और वो फैसले उत्तराखंड सरकार ने लिए।
शुरुआत 2022 में हुई थी, लेकिन उसके बाद कैसे कैसे फैसले हुए हैं और उसका असर कहां पर है, कैसा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीएम धामी ने दिखाई राह। ऐतिहासिक और कड़े कानूनों का दौर, सुशासन की नई परिभाषा, धामी सरकार का ऐतिहासिक कार्यकाल, सबसे लंबी अवधि तक सीएम बने रहने का गौरव। भाजपा के 25 साल के शासनकाल में वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सबसे लंबी अवधि तक राज्य की कमान संभाली है। मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल को सबसे अधिक उनके कड़े और निर्णायक फैसलों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने उत्तराखंड की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। जिस प्रकार वो पहले ही चुनाव में आए, फिर वो चुनाव में फिर एक बार जो है वो असफल भी हुए, लेकिन सरकार आ गई, फिर उन पर पार्टी ने विश्वास जताया और उसके बाद उन्होंने जो फॉरवर्ड होकर खेलना शुरू किया, मुझे लगता है इस प्रदेश के अंदर अगर मैं कहूं कि वो बाजीगर हैं, और मैंने लिखा भी है उनके ऊपर कि हर दिल में बस गई पुष्कर, वो बाजीगर बाजीगर बाजीगर। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और राज्य ने देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने इसे सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम बताया है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जब मुझे लोग पूछते थे कि आप समान नागरिक संहिता का कानून बना रहे हैं, ये कानून आपने बना दिया है, ये कानून क्या विशेषता इसकी है, तो मैंने कहा इसकी विशेषताएं अनंत हैं। जितनी विशेषताएं बताऊं उतनी कम है, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमारी मातृशक्ति के अधिकारों का, ये 50% जो देश की आबादी है मातृशक्ति, उस 50% आबादी का 100% का कानून कोई है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और ये समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर किया है। सख्त नकल विरोधी कानून। प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली से त्रस्त युवाओं को राहत देने के लिए धामी सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के तहत नकल माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उनकी संपत्तियां जब्त की गई। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड में अब नकल नहीं, मेहनत बोलती है। आपने देखा होगा ये एक असफल प्रयास है, ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो, और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे, अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी और हमने इसकी गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन का निर्णय किया है।
और SIT जांच के आधार पर इस मामले में हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे भविष्य में। परंतु मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में एक एक नकल माफिया को, राज्य के अंदर एक एक नकल माफिया को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी और उसकी सजा दिलाएगी। सख्त धर्मांतरण कानून। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता कानून को और सख्त बनाया, जिसमें जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया, जिसे देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। बहुत पहले से चूंकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक खून की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सजा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए हम कड़ा कानून उस पर बना। भू कानून और अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही। राज्य में लैंड जिहाद और अवैध कब्जों पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत अवैध मजारों और अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्यवाही लगातार जारी है। प्रदेश में कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की। महिला सशक्तिकरण और जन कल्याणकारी योजनाएं। सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण खासकर महिलाओं के लिए धामी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। ये योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआती चरण में ही 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिनका लक्ष्य 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में लाना है। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली अपनी बहनों को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महिलाओं को आरक्षण। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को कानून बनाकर लागू किया गया। पूरे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक नए संसद भवन, उसका विधिवत रूप से सभा वहां प्रारंभ हो गई और इसके साथ ही ऐतिहासिक काम हुआ कि मातृशक्ति के लिए जो 33% आरक्षण है उसका बिल भी पेश हो गया। निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक है और भूतो न भविष्यति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व होगा। ऐतिहासिक काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए एक इतिहास रचने का काम किया है। निःशुल्क गैस सिलेंडर। अंत्योदय परिवारों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क देने की योजना भी शुरू की गई, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। हमारे संकल्प मुक्त गैस के सिलेंडर देने के लिए पूरे वर्ष भर में 45 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार के आते ही हम गरीब परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर उनको मुफ्त में भरकर देने की व्यवस्था करेंगे। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति। विकसित उत्तराखंड के विजन को साधने के लिए धामी सरकार ने राज्य में कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व गति दी है। ऑल वेदर रोड और 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम किया गया है।
2024 और 2025 में यात्रा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री शामिल हुए। सरकार ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत की। भाई बहनों, चारधाम यात्रा हमारी श्रद्धा समर्पण ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास के साथ साथ प्रत्येक वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करती है। पतित पावनी मां गंगा के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष चारधाम यात्रा अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हवाई सेवाओं का विस्तार। हवाई सेवाओं का विस्तार इस साल गोल्डन ईयर साबित हुआ है, जिससे राज्य के लगभग हर कोने में हवाई कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। हमने लगातार प्रयास किए हैं, जहां हमने हेली सेवा भी पिछले दिनों प्रारंभ की है। पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट पहले ही शुरू हो गई है। हेली सेवा हल्द्वानी से चंपावत, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ पहले हो चुकी है। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज यहां से अयोध्या के लिए, बनारस के लिए, अमृतसर के लिए, पंतनगर के लिए देहरादून से हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। मैं एयरलाइंस के द्वारा मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। जल परियोजनाएं और सिंचाई। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को एक में जल कनेक्शन दिया गया है। इसके अलावा जमरानी बांध परियोजना और सौंग नदी परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिलना भी संरचनात्मक विकास का प्रमाण है। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड। धामी सरकार ने उत्तराखंड को केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक निवेश गंतव्य के रूप में भी स्थापित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है, इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की दिशा में पूरे जोर शोर से काम चल रहा है, जिससे राज्य में खेल संस्कृति और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। ये कार्यक्रम 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे खेल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ने जा रहा है, क्योंकि पहली हमारी ऐसी 38वें खेलों का ये आयोजन है जो प्रदेश के 11 स्थानों पर आयोजित हुआ है और सभी स्थानों पर कहीं पर भी हमने कोई हैंगर नहीं लगाया, कोई हमने टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, बल्कि सभी जगह पर एक से एक अच्छा हमारा खेल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। संकट के समय नेतृत्व। सिलक्यारा टनल में श्रमिकों को बचाने का ऑपरेशन हो या फिर जोशीमठ भू धसाव का संकट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर आपदा में सबसे पहले मौके पर पहुंचकर कमान संभाली और संवेदनशील प्रशासन का परिचय दिया। नहीं, आज सबसे पहले तो ऑगर मशीन से जो काम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। दूसरा वर्टिकल जो बोरिंग है वो भी करी जा रही है। अन्य जो विकल्प हैं, जहाँ सतलज है, हमारा THDC है, ये
NHI DCL के लोग पहले से काम कर ही रहे हैं। सभी संस्थान इसमें मदद कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं। विकल्प रहित संकल्प का नेतृत्व। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने विकल्प रहित संकल्प के नारे को चरितार्थ किया है। अपने अब तक के कार्यकाल में न केवल अपनी पार्टी के भीतर खुद को सबसे विश्वसनीय चेहरा साबित किया, बल्कि मजबूत और निर्णायक शासन की नींव भी रखी। पुष्कर सिंह धामी का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहना केवल एक कार्यकाल का आंकड़ा नहीं है, जैसा हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे उन्होंने फैसले लिए हैं, कौन से अहम फैसले लिए हैं, लेकिन ये इस बात का प्रतीक है शायद कि उत्तराखंड ने अब स्थायित्व और विकास के पथ को अपना लिया है। उनकी नीतियां और उनके दृढ़ इरादे राज्य को विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये पूरी एक एक करके जो उनके आप फैसले देखेंगे, एक एक करके जो उन्होंने नियम लागू किए हैं, एक एक करके जैसे पहाड़ी इलाका होता है उसे पत्थरों के गिरने का क्रम जारी रहता है, पर पुष्कर सिंह धामी कुछ इस तरह से चल रहे हैं जैसे राज्य की सफलता में, राज्य के आगे बढ़ने में जो जो अवरोध है, जो जो पत्थर आ रहे हैं, वो एक एक करके वो हटा रहे हैं ताकि मार्ग प्रशस्त हो सके। पुष्कर सिंह धामी की मुख्यमंत्री के रूप में हमने उनके फैसले की बात की, उनकी सफलताओं की बात की, पर हर एक सफल व्यक्ति के सामने चुनौतियां बहुत होती हैं, और वो भी अगर वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है तो जाहिर सी बात है कि उसके सामने चुनौतियां और भी ज़्यादा हैं। उत्तराखंड के दो सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केदारनाथ और बद्रीनाथ न केवल भारतीय संस्कृति और आस्था के केंद्र हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी माने जाते हैं। 2013 की विनाशकारी बाढ़ ने केदारनाथ को भारी क्षति पहुंचाई और तब से इन दोनों धामों के पुनर्निर्माण का और विकास का कार्य एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बना हुआ है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इन धामों के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक, सुविचारित और समयबद्ध योजना पर कार्य किया है, और जो कि बहुत ज़रूरी भी था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है, और उसके उसी रूप में केंद्र सरकार का पूरा समर्थन उससे प्राप्त भी है। धामी सरकार के प्रयास केवल टूटे हुए ढांचों को बनाने का नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि आने वाले वर्षों में तीर्थयात्री अधिक सुरक्षित, सुगम और दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकें। वहाँ की जो दिव्यता है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। कैसे ये सब कुछ किया जा रहा है और कैसे अभी तक क्या कुछ किया गया है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनरुद्धार के क्रम में कौन से पड़ाव रहे, और आज जब आपदा से नवनिर्माण तक के सफ़र को हम देखते हैं उसमें कैसे पुष्कर सिंह धामी की खास नज़र आपको दिखेगी, आप इस रिपोर्ट में देख सकेंगे। आस्था का नवनिर्माण, सीएम धामी का ऐतिहासिक नेतृत्व, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनर्द्वार, आपदा से नवनिर्माण तक का सफर। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने इस कार्य को गति देने के लिए केंद्र के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान पर काम किया। यह कार्य विभिन्न चरणों में विभाजित है, जिसका उद्देश्य मंदिर परिसर को भव्यता प्रदान करना और तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। केदारनाथ पुनर्निर्माण को मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसकी निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
केदारनाथ पुनर्निर्माण, आदि शंकराचार्य समाधि और प्रतिमा। 2013 की आपदा में ध्वस्त हुई आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया और उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। किसी ने सोचा नहीं, जिस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया था, उसी प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ हर दिशाओं को जोड़ने का काम हो रहा है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल जो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो काम शुरू हुआ था, वो काम पूरा हो गया है। केदारनाथ पुनर्निर्माण, आस्था पथ और पुष्ता दीवारें। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के किनारे आस्था पथ या पैदल पथ और मजबूत पुष्ता दीवारें या सुरक्षा दीवारें बनाई गई। सरस्वती आस्था पथ, घाट और तथा मंदाकिनी पुष्ता दीवार, आस्था पथ जैसी परियोजनाएं इसी चरण का हिस्सा थीं। ये दीवारें मंदिर को भविष्य की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करती हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण, गरुड़ चट्टी पुल। मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल का पुनर्निर्माण भी पहले चरण के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। द्वितीय चरण में लगभग 188 करोड़ रुपए से अधिक के 21 कार्य शामिल किए गए। केदारनाथ पुनर्निर्माण, तीर्थ पुरोहित आवास। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए और सुरक्षित आवासों का निर्माण किया गया। केदारनाथ पुनर्निर्माण, अस्पताल और सुविधा केंद्र। प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटन सुविधा केंद्र, साथ ही प्रशासनिक कार्यालय और एक अस्पताल भवन का निर्माण। केदारनाथ पुनर्निर्माण, कतार प्रबंधन और वर्षा आश्रय। भक्तों की लंबी कतारों के लिए बेहतर प्रबंधन प्रणाली और वर्षा से बचाव के लिए आश्रयों का निर्माण। केदारनाथ पुनर्निर्माण, नई कनेक्टिविटी। केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा को सुगम और तेज बनाने के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह 12.9 किमी लंबा रोपवे यात्रा के समय को 8 से 9 घंटे से घटाकर मात्र 36 मिनट कर देगा। इससे हर मौसम में सफर आसान होगा। जो लगातार वहाँ पर 3 चरणों का काम हो चुका है, आगे का काम होना है। बर्फबारी के बाद जो है अब चूँकि काम का समय आ गया है, इसलिए काम और तेज़ी से हो, उसमें कहीं पर कोई रुकावट ना हो, उसके लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ, देखूँगा। केदारनाथ पुनर्निर्माण, संगम घाट पुनर्विकास। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम घाट का पुनर्विकास। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की भूमिका निर्णायक रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इन परियोजनाओं की लगातार समीक्षा और निगरानी की है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया। पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों में कुल 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। रोपवे परियोजना केंद्र की पर्वतमाला परियोजना के तहत विकसित की जा रही है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बद्रीनाथ स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकास। केदारनाथ की तर्ज पर ही बद्रीनाथ धाम को भी एक स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक सुविधाओं के साथ धाम की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत लगभग 85 हेक्टेयर क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहे हैं।
मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें मंदिर से 75 मीटर के दायरे में सभी निर्माणों को हटाकर मंदिर की भव्यता को उजागर करने पर जोर दिया गया है। पवित्र अलकनंदा नदी के तट पर रिवर फ्रंट और घाटों का विकास किया जा रहा है, जहां श्रद्धालु स्नान और पूजा कर सकें। तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सामुदायिक क्लॉक रूम, कतार प्रबंधन व्यवस्था, बेहतर शौचालय, स्नान घर और विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं। शेष नेत्र झील और बद्रीश झील के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही सड़कों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। चार धाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है, जिसमें बद्रीनाथ में 45 बेड का नया अस्पताल स्थापित किया गया है और ई हेल्थ धाम पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। बद्रीनाथ महायोजना प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे केंद्र सरकार के सहयोग से वित्त पोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पुनर्निर्माण और पुनर्द्वार परियोजनाओं को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। धामों का पुनर्निर्माण और पुनर्द्वार, गति और गुणवत्ता पर जोर। धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनर्निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने कार्यों में गति लाने के लिए लोक निर्माण विभाग में एक समर्पित प्रभाग बनाने का भी निर्देश दिया है। धामों का पुनर्निर्माण और पुनर्द्वार, पर्यावरण अनुकूल विकास। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप विकास परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल और प्रकृति के सामंजस्य में डिजाइन किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों में ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, जिससे हरियाली बढ़ेगी और ऑक्सीजन का स्तर सुधरेगा, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी। धामों का पुनर्निर्माण और पुनर्द्वार, सुरक्षा और सुविधा। सरकार ने चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की हैं। इनमें 154 एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवाएं, 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र शामिल हैं। सुरक्षा के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। कुछ इस तरह चार धाम का विकास धामी काल में हो रहा है, जो कि देवभूमि के नाम को चरितार्थ कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर, उसके सहयोग से और उसके मार्गदर्शन में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के पुनरुद्धार में अभूतपूर्व प्रगति की है। केदारनाथ से वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव है। ये कार्य केवल इमारतों को खड़ा करने का नहीं है। आपने देखा किस तरह से आस्था के केंद्रों को आधुनिक सुरक्षा और सुविधा और भव्यता देने की कोशिश तो हुई है, लेकिन कहीं भी परंपरा से समझौता नहीं किया गया। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि लाखों श्रद्धालु जो वहाँ जाते हैं वो बिना किसी बाधा के वहाँ पहुँच सकें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर सकें। इन परियोजनाओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल दिया है, उत्तराखंड की पहचान को वैश्विक पटल पर और मजबूत कर रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है। लेकिन अब इन सभी चीज़ों के पीछे आप देखेंगे कि सीएम धामी के सत्ता आरोहण की कहानी चमत्कारों और चुनौतियों का मिश्रण है। उन्हें जुलाई 2021 में राज्य के 5वें बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में उस समय कमान मिली थी जब पार्टी नेतृत्व 3 अल्पकालिक मुख्यमंत्रियों के बाद राजनीतिक संकट से जूझ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पार्टी तक में टूट हो सकती है। तमाम लोगों की महत्वाकांक्षाएं उफान पर थीं। ऐसे में 45 साल का एक युवा आता है और पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। एक ऐसा युवा जिसके पास कोई मंत्री पद रखने का अनुभव नहीं था, एक ऐसा युवा जिसके पास उत्साह था, जिसके पास पुरानी परंपरा थी, जिसके पास युवा उत्साह और युवा ऊर्जा थी, जिसके पास
आला कमान की तरफ से मार्गदर्शन करने का एक पूरा विश्वास दिलाया गया था। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डूबती नैया का कप्तान जिसे बनाया गया, शुरुआती दौर में तब विश्लेषक ये कहते थे कि पुष्कर सिंह धामी को स्केपगोट यानी बलि का बकरा बनाया गया है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विश्लेषकों के मुंह तब बंद कर दिए, तमाम आलोचनाएं तब उन पर एक पूर्ण विराम लगा दिया जब 2022 में उन्होंने जीत हासिल की। बीजेपी के सर पर फिर से सरकार बनाने का सेहरा पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की वजह से संभव हो पाया, बंध पाया। और इस तमाम जोखिमों को पार करके वो आगे बढ़े और उसके बाद जब बीजेपी ने उन पर विश्वास किया तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे में रामधारी सिंह दिनकर की कविता की वो पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। शायद पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के और अभी तक सफलतापूर्वक चला रहे हैं राज्य को, और आने वाले समय में भी जो तैयारी है उसको देखकर लगता है कि बीजेपी इतिहास का पन्ना ही नहीं पलटने वाली है, बल्कि पुष्कर सिंह धामी एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। बहरहाल वो पंक्तियाँ यूँ थीं कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। ये पंक्तियाँ धामी के हर उस निर्णय पर सटीक बैठती हैं जब धामी ने डबल इंजन सरकार का अधिकतम लाभ उठाया, केंद्र से बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग और मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने अपनी राजनीतिक टिकाऊपन को सिद्ध किया। लेकिन अब समय ज़रूर है कि तुरंत घोषणा की राजनीति से बाहर निकलकर दीर्घकालिक संस्थागत सुधार की ओर वो धीरे धीरे ध्यान दें और अपने कदम और सध कर आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड के लिए कानून का बीज बो दिया गया है, लेकिन इसके फल स्थिर सामाजिक व्यवस्था, भय मुक्त युवा, पलायन रहित गांव दिखने में समय ज़रूर लगेगा। धामी के लिए आगे का मार्ग कानून के डर से नहीं बल्कि विकास के विश्वास से ही प्रशस्त होगा। उन्हें सुनिश्चित ज़रूर करना होगा कि यूसीसी जैसे दूरगामी कानूनी कदमों का क्रियान्वयन जो है वो समावेशी हो और नकल विरोधी कानून से पैदा हुआ युवाओं का विश्वास वास्तविक रोजगार सृजन की ओर बढ़े। निष्कर्ष ये है कि पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल उत्तराखंड की राजनीतिक परंपरा में एक साहसिक मोड़ है। उन्होंने पार्टी और जनता दोनों के भरोसे को जीता है। हालांकि उनके आलोचनात्मक निर्णयों और प्राथमिकताओं पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन उनका असल इम्तिहान अब हो रहा है। पहाड़ जैसे वादों और ज़मीनी हकीकत के बीच संतुलन स्थापित करने का इम्तिहान। उनकी कोशिश कितनी सफल होगी ये अब देखना होगा। कार्यकर्ता से वो सीएम तो बन चुके हैं, अब उन्हें राजनेता, राज्य निर्माता के रूप में बनना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखें कि जब एक युवा को कमान दी जाती है तो वो महज सत्ता या शासन करने वाला एक मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होता, बल्कि वो इतिहास लिखने वाला एक जननायक होता है। पुष्कर सिंह धामी से उम्मीदें बहुत हैं। अब भविष्य में क्या कुछ छिपा है ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा, लेकिन उनकी दृढ़ता, उनकी मॉडर्न आधुनिक सोच और परंपरा से उनका जुड़ाव इस बात की ताकीद ज़रूर करता है कि उत्तराखंड राज्य एक बेहद सुरक्षित हाथों में है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।